क्या अब दोनों जमातें फिर से इकट्ठे होकर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगी? कि पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। कि इस हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है ना, वो लाना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, बेहतरीन रास्ता वो है जिसमें इंसान अपनी खामियों को तलाश करके दूर करने की कोशिश करता है, अपने अंदर एक जो पॉजिटिव रवैया है वो पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जुस्तजू करता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम अपने मुतालिक सोचें, हम इस बात पर गौर करें, फ़िक्र करें कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या दुरुस्त है भी या नहीं, अगर है तो कितना दुरुस्त है, और हमारी वजह से किसी दूसरे की ज़ात को तकलीफ़ या अजियत तो नहीं पहुंच रही। यानी जब इंसान को ये फ़िक्र होगी ना कि उसकी ज़ात को किसी से तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही, तब तक उसकी अपनी जो इस्लाह का अमल जारी रहेगा। लेकिन जो सिर्फ दूसरों में कीड़े तलाश करने में लगे रहते हैं, उन्हें अपना गिरेबान नज़र नहीं आता है, उन्हें दूसरों में ऐब नज़र आते हैं और वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरों को हकीक ख्याल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हकीर और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ ख्याल करते रहते हैं। अफसोस के साथ कहूँगी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने अंदर बहुत सी खामियाँ हैं, लेकिन उनको अपनी कोई खामी नज़र नहीं आएगी, सामने वाले की खूबियों को भी वो खामी समझेंगे। अब ऐसी एक कहानी जिसमें खातून अपने पड़ोसियों के कामों में बाकायदा ऐब निकालती रहती थी और हर रोज़ का उसका वतीरा बन चुका था। उस खातून को ना अपनी खामियां नज़र नहीं आती। जब कहानी क्या है कि जी एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने ना एक नए पड़ोसी आ गए। उनकी खिड़की से जो नए पड़ोसियों का घर था ना वो साफ़ नज़र आता था। अब वो जो खातून थी ना, एक खातून जो सामने पड़ोस में आई, वो अपने जो नए हमसाए हैं, जो नए हमसाए उनके सामने आए थे, उनकी ना हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती रहती थी कि सामने खातून क्या कर रही है, उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, साथ साथ ना वो तबसरा करती थी शौहर के सामने बैठ के कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे और पड़ोसियों पर नज़र रखने वाली खातून ने खिड़की से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं, जिस पर वो कहने लगी कि जी ये लोग कितने ख़राब और कितने गंदे कपड़े धोते हैं। अब बेगम चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से बोली कि ज़रा साफ़ कपड़े नहीं धुले, देखें ज़रा, इनकी ख़वातीन को तो कपड़े धोने नहीं आते हैं, इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें, कपड़े धोने का तरीका सीख लें, ये कर लें वो कर लें। अब शौहर ने नज़रें उठाकर खिड़की की तरफ देखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया, और लेकिन कहा कुछ नहीं, नाश्ता करने में दोबारा मसरूफ़ हो गया। अब इसी तरह हर बार ना जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते उस औरत के, उनके कपड़े, धुलाई, साबुन, तमाम चीज़ों पे तबसरे और ख्यालात शुरू हो जाते। वो हमेशा अपने शौहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती रही। अब काफ़ी दिन गुजर गए। वो ये भी कहने लगी कि मेरा दिल ये चाहता है कि किसी दिन मैं खुद जाऊँ और जाकर इनको बताऊँ कि किस तरह कपड़े धोए जाते हैं अच्छे तरीके से। यानी इनको पड़ोसियों का जो घर है उनके कपड़ों की धुलाई की इतनी ज़्यादा फिक्र रहती थी और हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना वो पड़ोसी उनके कपड़े बनते रहे। अच्छा, सिलसिला चलता रहा। अब एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज़ पे बैठी और पड़ोसियों के साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े देकर हैरान रह गई, अपने शौहर से कहा कि आखिर शायद इन्होंने तरीका सीख लिया है कपड़े धोने का, या फिर इन्होंने साबुन तब्दील कर लिया है। आज इनके कपड़े शुक्र है बड़े साफ़ सुथरे हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर की अक्ल इनको आई कैसे। शायद साबुन ही तब्दील किया होगा, शायद तरीका तब्दील किया होगा, न जाने क्या किया होगा। फिर शौहर को मुखातिब करते हुए बोली कि शायद इन्होंने कपड़े धोने का तरीका बदला होगा या फिर साबुन ही बदला होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, बेगम ने जब अपनी बात मुकम्मल की, अब वो शौहर की तरफ देख रही थी कि शौहर कोई जवाब दे, उसके तबसरे पे कोई तबसरा करे। अब शौहर जो नाश्ता करने में मसरूफ़ था, हमेशा की तरह बेगम की बातें सुनकर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। आज उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहली बार आज शौहर ने बेगम की इस बात पर जवाब दिया, खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा कि बेगम, आज सुबह मैं ज़रा जल्दी उठ गया था और मैंने ये गर्द से आलूद से भरी हुई जो खिड़की है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और ये खिड़की एक्चुअली बहुत गंदी थी जहाँ से तुम सामने वालों के कपड़े देखा करती थी। यानी औरत को अपने पड़ोसियों के कपड़े इसलिए अच्छे से धुले हुए नहीं लगते थे क्योंकि वो जिस खिड़की से उनको देखती थी उस खिड़की में बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी जमी हुई थी, और इस वजह से उस औरत को अच्छे तरीके से या दुरुस्त तरीके से धुले कपड़े जो हैं वो गंदे और मैले नज़र आते थे। यानी मसला कपड़ों की धुलाई का नहीं था, उस खातून की अपनी गंदी खिड़की का मसला था। लेकिन अब देखें ज़रा कि खातून को उनके कपड़ों की तो बड़ी फ़िक्र थी कि अच्छे तरीके से नहीं धुले हैं, लेकिन अपनी खिड़की पर जमी हुई जो गर्द है, मट्टी है, वो नज़र नहीं आती थी और सामने वालों के धुले हुए कपड़े मैले ज़रूर नज़र आते थे।
अब बिल्कुल ऐसा ही हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी होता है। हमारी यानी अपनी खिड़की साफ़ नहीं होती और हम दूसरों में कीड़े निकाल रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अपने अंदर होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। और सामने वाले में कीड़े निकालना मेरे ख्याल से शायद हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है ये कि हमने कीड़े निकालने हैं, उसको नीचा दिखाना है, लेकिन अपनी इस्लाह हमने कभी नहीं करनी। किसी को परखने जांचने का ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी खिड़की को क्यों ना देख लें कि कहीं हमारी खिड़की तो नहीं गंदी, हमारी खिड़की साफ़ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना और अपनी राय का इजहार करते हैं तो बाकायदा उस बात का जो इन्हसार है ना वो उस खिड़की या ज़रिए की जो शफाफियत है ना उस पर होता है जिससे हम किसी को जांच रहे होते हैं। लेकिन इंसान ख़ता का पुतला ऐसे तो नहीं कहा जाता ना, इसीलिए गलतियाँ हो जाना एक फितरी अमल भी है। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें इस चीज़ को का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इसको यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं हम खुद भी उसी गलती से दो चार तो नहीं है जिस गलती पर हम दूसरों पर उंगली उठाने वाले हैं। अब कहानी में जो खिड़की है ये इंसान का एक्चुअली बातिन है। इंसान का बातिन साफ़ अगर नहीं होगा तो बज़ाहिर जो नज़र आने वाली हर चीज़ है वो भी उसको साफ़ नज़र नहीं आएगी। और यही हाल हमारी सियासत का है, जहाँ हमारे नाम नेहाद रहबरों की अपनी खिड़की आलूदा है, गंदी है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उनके जो हरीफ हैं उनकी खिड़कियाँ दरवाजे सब गंदे हैं और वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे रहबर ख़ुद को मुकम्मल परफेक्ट मान चुके हैं, अपने सियासी हरीफों की परफेक्शन पर सवाल उठाते चले जाते हैं। जैसे कि अपोजिशन और हुकूमत, इनका जो फड्डा है आप देखें अज़ल से जारी है। अपोजिशन हुकूमत पर नलायकी का फतवा लगाती है, नलायक है, निकम्मी है, ना जाने क्या क्या कहती है, और हुकूमत अपोजिशन को आईना दिखाती रहती है बदले में। और उनके दौर में जो बनाई गई गलत पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से जी मुल्क आज इस हाल में इस तरह की बातें करते रहते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि जो माजी की हुकूमतें हैं वो भी मुल्क की जो मौजूदा हाल है तो उसकी ज़िम्मेदार हैं, बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उन्हें इस बात का शायद एहसास नहीं है, ये ज़्यादा तकलीफ दह बात है। और वो एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि जी उनके दौर में सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ परफेक्ट रहा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो कारकर्दगी की खिड़की है वो बड़ी साफ़ थी। इसलिए अपोजिशन को अब हुकूमत की जो कारकर्दगी खिड़की है ना वो गंदी और मैली नज़र आ रही है। अच्छा, अपोजिशन ने मिलकर PDM इत्तेहाद बनाया तो मकसद क्या था कि वो जी हुकूमत की कारकर्दगी की खिड़की को साफ़ करने के बजाय हुकूमत का पत्ता ही साफ़ कर दे किसी तरह से। लेकिन जिस तरह कहते हैं म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह PDM में अलग अलग नज़रियात और अपना अलग अलग जो मफाद है वो रखने वाली सियासी जमातें ज़्यादा देर तक इकट्ठी कैसे रह सकती थी। इसीलिए जो इत्तेहाद है वही हुआ जिसके बारे में सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, आपस में ये उलझने लगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो लफ्जी जंग है वो शुरू हो गई। सियासी बहन भाइयों का जो रिश्ता है वो टूट फूट का शिकार हो गया, टूट गया बाकायदा। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाकर नून लीग और JUI को सियासी सबक सिखाने की बाकायदा प्रैक्टिकली कोशिश की अमली तौर पर। और पीपल्स पार्टी ने अपना जो अपोजिशन लीडर बनाने के लिए हुकूमती सहारा भी लिया। बस ये होने की देर थी, फिर एक शो कॉज नोटिस उसने रही सही जो कसर है वो पूरी कर दी। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और बिलावल ने उस नोटिस को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, फिर उसके बाद PDM इत्तेहाद की जो हुकूमत की खिड़की साफ़ करने के बजाय बाकायदा एक दूसरे की जो खिड़की है ना उसका ईंट का जवाब पत्थर से देकर तोड़ता रहा। वो PDM जो अवाम की हमदर्द बनकर हुकूमत के खिलाफ महाज से जाने की तैयारियों में थी, खुद ही महाजराई पर उतर आई। उसके बाद क्या होना था जी, अवामी हलकों में PDM की मकबूलियत कम हो गई और शायद अब अपोजिशन जमातों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी नाकिस अपोजिशन की वजह से अवाम का दिल उनसे उकताने लगे और इसीलिए अब एक बार फिर से इंतशार का शिकार इत्तेहाद फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिशों में लग गया। जैसे कि अभी एक दिन पहले ये लाहौर में बिलावल साहब की शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा से मुलाकात जो हुई थी, उसके बाद अब ये चहम गोइयाँ हो रही हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो टूटे दिल हैं वो आपस में एक बार फिर से जुड़ने वाले हैं। इन दिलों के जुड़ने की वजह अवामी दबाव के अलावा हुकूमत को अलग अलग होकर टफ टाइम देना भी है, क्योंकि जब से PDM के सफ़ों में फूट पड़ी है तब से अब तक PDM और तना पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई बाकायदा टफ टाइम नहीं दे सके, आपको पता है। और पीपल्स पार्टी ने अपना 27 फरवरी का जो मार्च रखा हुआ है, PDM ने 23 मार्च को हुकूमत के खिलाफ मार्च करने का जो ऐलान कर रखा है, लेकिन शायद हो सकता है कि ये मार्च की जो तारीख है ना शायद ये एक हो जाए, क्योंकि हाल ही में होने वाली जो लाहौर की अहम बैठक है उसमें न्यूज़ पार्टी में ये जो एक जमी बर्फ़ है ना ये पिघलने लगी है, जिसका इज़हार बिलावल साहब कुछ इस तरह कर रहे थे। पहला क्लिप होगा, टीम चलाइएगा।
जी, तो सुना आपने बिलावल साहब को। अब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब में होने वाली साहम बैठक के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब दोनों जमातें फिर से इकट्ठे होकर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हुकूमत गिराने की हिकमत अमली क्या होगी। पीपल्स पार्टी के ज़राए इस हवाले से ये बताते हैं कि अभी कुछ भी हतमी नहीं है, आने वाले वक्त में सब सवालात के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नून लीग हो या चाहे फिर पीपल्स पार्टी, वो अब हुकूमत के खिलाफ बड़े मोहतात अंदाज में कोई भी कदम उठाना चाहते हैं, बड़े मोहतात अंदाज में, ताकि इससे अपोजिशन का काम भी निकल जाए और उनके आपस में फिर से इख्तलाफात जन्म ना ले सकें। क्योंकि ये माजी में आपने देखा कि जी असम्बली से इस्तीफ़ों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक वाज़ेह खलीज पैदा हो गई, और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों को अपना आखिरी हथियार तस्वुर करती थी, जबकि नून लीग और दीगर जमातों का मौक़िफ़ यह था कि इस्तीफ़े अपोजिशन की पहली चाल होनी चाहिए। इसके बाद फिर ये देखा गया कि दोनों जमातें एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाती रही। नून लीग पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाती रही कि जी पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए संजीदा नहीं है और पसे पर्दा हुकूमत के साथ शायद मिली हुई है। अब इस वजह से वो असम्बली से इस्तीफ़े देने के ऑप्शन पर पीडीएम के साथ हाथ कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी का पीडीएम पर बड़ा इल्जाम यह था कि असम्बली से इस्तीफे देकर दीगर जमातें हुकूमत को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देंगी। इसलिए अब खास तौर पे पीपल्स पार्टी बहुत समझबूझ के साथ चलना चाहती है, और ज़रदारी साहब अब हुकूमत को मुश्किल वक्त देने के लिए सिर्फ दीगर अपोजिशन जमातों पर इन्हसार नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी राब्ते तेज़ करते हुए चौधरी बरादरान से रब्ता की है। अच्छा, ऐसे वक्त में जहां बिलावल ने लाहौर बैठक के बाद में आपस में जो तमाम इख्तलाफात भुला कर हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक जो अदम एतमाद है उसका एक बार फिर से इंदिया दिया है, और हो ना हो पीपल्स पार्टी के काफ लीग से रब्ते इसी के कड़ी हैं। अब बिलावल ने जहाँ नून लीग के साथ आगे बढ़ने का पैगाम दिया, वहीं पर शहबाज शरीफ साहब ने भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत को घर भेजने का कर दिया। ज़रा ये सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब को। सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को, वो क्लियर कट कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक की जो तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने दी है अब हम उसको संजीदगी से लेंगे और पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को आइंदा पीडीएम के इजलास में भी सबके सामने रखेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि जी माजी में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से नून लीग की जो सफ़ों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से पहले दिन से क्लियर थी। ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में सबसे पहले अदम एतमाद की तहरीक लाने पर इतफाक़ हुआ, लेकिन सवाल ये कि मौलाना अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़ को कबूल करेंगे या नहीं, क्योंकि मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से भी सख्त नाराज़ नज़र आए हैं। सवाल अब ये कि क्या मौलाना पीपल्स पार्टी को गले लगा लेंगे, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल और ज़रदारी साहब को गले लगा लिया, क्योंकि सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन मरियम नवाज़ के चेहरे से अब भी जो तलखी है ना वो नज़र आ रही थी, झलक रही थी, गो कि वो भी इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ने की बात तो करती रही हैं, लेकिन उनकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि वो पीपल्स पार्टी के लगाए गए ज़ख्मों को अभी शायद भूली नहीं है। ज़रा चलाइएगा मरियम का क्लिप। जी, तो सुना आपने मरियम नवाज़ को, उनकी गुफ्तगू में तलखी की झलक नज़र आ रही थी, आपने देखा होगा उनके चेहरे को देखकर बाकायदा ऐसा ये लग रहा था, बल्कि ये नहीं लग रहा था कि वो बिलावल के आने पर कोई बहुत ज़्यादा खुश है, बाकायदा लग रहा था कि वो खुश नहीं है और शायद बहुत सी बातें माजी की उनको याद आ रही हैं, जो ज़ख्म है वो भी भरे नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि वो मजबूरी से या ऊपर से पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी। अब जाहिर सी बात है नून लीग के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ के अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी के हाथ कर जाने के बाद पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ये जो मुफाहमती कोशिशें हैं उससे कहने के बिलावल साहब और ज़रदारी साहब लाहौर में उनकी रिहाइश गाह में मुलाकात के लिए पहुंच गए। गो के ये इतलात भी सामने आई है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उससे जो मुलाकात की है उसकी तमाम जो डिटेल्स है नवाज शरीफ साहब को बताई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आगे से क्या रद्द-ए-अमल दिया ये अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन मरियम के रद्द-ए-अमल से अंदाज़ा लगाना मुश्किल भी नहीं है, केवल हो सकता है। अच्छा, बिलावल साहब के सामने ही मरियम से ये सवाल पूछा गया कि आप तो बिलावल को सिलेक्टेड कहती थी, और मरियम ने इसका जवाब ये दिया कि जो सिलेक्टेड है अब उसको घर जाना होगा, यानी मरियम ने हुकूमत की तरफ इशारा कर दिया। खैर, इशारा तो मौलाना साहब भी हुकूमत गिराने का कर रहे हैं और अब से नहीं काफ़ी देर से कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा मौलाना साहब का क्लिप। सुना आपने मौलाना साहब को, वो सीपैक मनसूबों और स्टेट बैंक के हवाले से हुकूमत को खूब खरी सुना रहे थे, और साथ ही इस अज़म का इजहार भी कर रहे थे कि जी वो हुकूमत को भगा कर ही दम लेंगे। लेकिन हुकूमत गिराना तन्हा मौलाना साहब और पीडीएम के बस की बात नहीं है, और ये बात अंदर खाते मौलाना साहब भी जानते हैं। यानी एक धरना देने की ट्राई मौलाना साहब को पता पहले भी कर चुके हैं, इसलिए वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि धरना देना तो आसान है, लेकिन धरने से अपनी मर्जी का जो नतीजा निकालना है वो इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा।
जी तो सुना आपने फवाद चौधरी साहब को जो भरपूर जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन ने यौम यकजहती कश्मीर वाले दिन को यौम यकजहती चौरा डिक्लेयर कर दिया था। बिलावल लॉन्ग मार्च करने का कह रहे हैं। लॉन्ग मार्च में जितने स्पेलिंग आते हैं उतने तो शायद उनके पास लोग ही नहीं हैं। अब ये लॉन्ग मार्च तो दूर की बात, शॉर्ट मार्च भी करने से कासिर हैं। और इतने यकीन के साथ फ़ारूक हबीब भी ये कह रहे हैं कि जी ये लोग चाहे उल्टे हों सीधे हों, मुलाकातें कर लें, इन्हें इसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होगा। ज़रा सुनिएगा फ़ारूक को। तो सुना आपने, हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मुलाकात है उसको संजीदा ही नहीं ले रही, क्योंकि हुकूमत शायद ये समझती है कि ऐसी हज़ारों मुलाकातें ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मिला क्या निकला क्या अंदर से कुछ भी नहीं। तो ये हर बार इनकी किसी न किसी वजह से हुकूमत को लगता है कि लड़ाई हो जाती है, इसलिए इनको संजीदा नहीं लेना चाहिए। इन लोगों का मसला सिर्फ ये कि जी इन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, ऐसा हुकूमत वाले समझते हैं। और वो कहते हैं जी ये चाहते हैं कि जी किसी न किसी तरीके से इमरान खान इनके रास्ते से हट जाए। अपोजिशन वाले सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान रास्ते से हट जाए, लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, बल्कि वो कह रहे हैं जी अगले 5 साल भी इमरान खान साहब इधर ही हैं और वो अपोजिशन रहनुमाओं से जो लूटी हुई रकम है वो लेकर ही दम लेंगे। यानी हुकूमत को अपोजिशन के खिलाफ पेशकदमी करने का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, वो इसको संजीदा ले ही नहीं रहे हैं। शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे सवाल से ज़रा क्लिप चलाई। अच्छा सुना आपने शेख रशीद साहब को। अब हुकूमत और अपोजिशन कह लें कि एक दूसरे की जो सियासी खिड़कियाँ हैं ना वो खड़काने के चक्कर में है, लेकिन कोई भी अपनी खिड़की को साफ़ करने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में एक कहानी सुनाई थी कि अपनी खिड़की गंदी किसी को नज़र नहीं आती है, और उस गंदी खिड़की में से जब सामने देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि शायद सामने वाला दागदार है, साफ़ नहीं है, गंदा है। हालांकि कई बार आपको अपनी खिड़की साफ़ करने की ज़रूरत है। जब वो साफ़ होती है तो सामने वाला भी आपको साफ़ दिखाई देना शुरू हो जाता है। अभी जो अपोजिशन हुकूमत को मेरे ख्याल से आते हैं वो ये बताते हैं, कहते हैं कि बाकायदा मुतालबा करते हैं कि इनको ये चाहिए कि ये दूसरों की जो खिड़कियाँ हैं ना वो साफ़ करने के बजाय अपनी खिड़की को साफ़ कर लें। यानी अगर अपने गिरेबान में झांक कर देख लिया जाए, वरना ये जो धुंधलाता हुआ मंजर है ये सिर्फ गुमराही के रास्ते पर ही डालेगा ना। और गुमराही का रास्ता आपको पता है खैर की तरफ तो कभी नहीं लेके जा सकता, हाँ शर की तरफ लेकर जा सकता है। और जिस हद तक शर की तरफ जाना चाहें आप जा सकते हैं। अगर आप गुमराह हो गए, भटक गए, और शर से किसी का भी भला नहीं होता, नुकसान हो सकता है और शदीद नौयत का नुकसान भी हो सकता है। शर की बजाय खैर का रास्ता चुन लें अल्लाह के बंदो, अभी भी वक्त है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात के बाद सियासत में कह सकते हैं कि एक बार फिर से तेज़ी आ गई है। दोनों जमातों ने मिलकर ये बाकायदा एक अहद कर लिया है कि इस हुकूमत के खात्मे के लिए जितनी भी ऑप्शंस हैं उन पर गौर किया जाएगा। और दोनों बड़ी जमातों का मकसद एक ही है, वो क्या जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का किसी भी तरह खात्मा करना है, नए शफाफ इलेक्शन करवाने। अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब ने ना मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया था। और अब ये खबरें आ रही हैं ज़राए से कि नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नवाज लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में तहरीक अदम एतमाद के मामले की मंजूरी का इम्कान है, और इसके बाद इस हवाले से पीपल्स पार्टी को आगाह किया जाएगा। अच्छा ज़राए का ये भी कहना है कि अभी ये तय होना बाकी है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाए या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ पेश की जाए। अच्छा दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करने का फ़ैसला किया है, और पार्टी को बाकायदा इस हवाले से हिदायत जारी की हैं कि वो अवामी जलसों का जो एक स्केड्यूल है वो तैयार करे। इस सारी सिचुएशन पे बात मौजूद मेहमान मौजूद है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धामरा साहब, लगता है कि जरदारी साहब की जो बात है वो शायद शहबाज शरीफ साहब को समझ आ गई है कि इस हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है ना वो लाना ज़रूरी है। तो आपको उम्मीद है कि इस बार नवाज लीग साथ देगी तहरीक अदम एतमाद लाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी ने पहले भी कन्विंस करने की कोशिश की, और आपने देखा कि न सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में, बल्कि हमने जब अर्ली दिनों के अंदर जब बाई इलेक्शन की मुखालफत की जा रही थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, तो हमने यही कहा कि नहीं, हमें बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और हमें पता था कि अवाम किस तरह इनसे नाराज हैं और इनको हम एक्सपोज करते जाएंगे। अगर हमने हिस्सा नहीं लिया तो पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है कि 85 में जब हमने जनरल इलेक्शन का बाइकआउट किया था, उसमें आज भी कुछ ऐसे बौने सियासतदान जो थे वो पैदा हो चुके हैं जो इस मुल्क के सर का दर्द बने हुए हैं, जिनके कोई नजरियात नहीं है। तो इसलिए हमने अपने उस तजुर्बे की बुनियाद पर कन्विंस करने की कोशिश की, और वो बात हमारी मानी गई। और आपने देखा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए
जब हम ज्वाइंट थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म थे तो वो अपोजिशन नहीं जीते थे और ये हुक्मरान जो है मुसलसल अवाम की जानिब से अदम एतमाद से परेशान हो रहे थे। तो हमने यही कहा कि नंबर्स की बात नहीं है, पंजाब से हम स्टार्ट लेते हैं, आपके पास नंबर्स बहुत हैं, पीपल्स पार्टी के फैसला कुन जो वोट हैं 7 वो भी आपके पास आएंगे और जो जहाज जो बैड पॉलिटिकल वेदर की वजह से जो तरीन साहब का था वो फंसा हुआ था उसमें, उसके बाद अपोजिशन के बहुत सारे लोगों के राब्ते भी थे, मगर वो मौका था एक अच्छा जो मेरे ख्याल में हमारी बात नहीं मानी गई और बहुत लेट हो गई। अब फिर एक मुलाकातें हुई हैं और हमने कन्विंस करने की कोशिश की है। अब वो सीसी के इजलास में ये बातें रखी जा रही हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये बातें रखी जाती हैं। अब देखते हैं इन फ्यूचर कि उस पे क्या मौकूफ आता है पीडीएम का या खासतौर पर पीएमएलएन का। बाकी हमारा जो मौकूफ है और अब तक पीडीएम ने ये मेहरबानी जरूर की है कि पीपल्स पार्टी को तो एक शोकास आपको याद है कि आया था और वो शोकास देने वाला शख्स जो है वो कल परसों वाली मुलाकात के बाद भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जिससे ये इतिहाद फिर जो है वो खटाई में पड़ने के इम्कान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो जब एक बात मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही थी तो एक शोकास ने तमाम मामला को खराब कर दिया। अब फिर लीडरशिप टू लीडरशिप एक राब्ता हुआ है और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को माना जाएगा और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं। मौलाना साहब ने हमेशा पीपल्स पार्टी की जो अदम एतमाद वाली बात है, धामरा साहब आपको पता है इस बात को सीरियस नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया। अब अगर एक बार फिर से मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये अदम एतमाद की तहरीक लाने से मना कर दिया कि जी ये तहरीक ना लाई जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? वो उनकी मर्जी है, ज़ाहिर है वो एक इत्तेहाद है अपोजिशन का, उस अपोजिशन के इत्तेहाद के नाते हमें उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, हमें एहतराम है उनके लिए, हम रेस्पेक्ट करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी की। जो अगर हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है और पीडीएम भी अगर रियल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है तो इस बात पे हम खुश हैं, हम नाराज नहीं हैं। मगर एक मुलाकात हुई है तो हमने अपना मौक़िफ़ रखा है। बाकी पीपल्स पार्टी की आपको ये मालूम है कि जनवरी के अर्ली डेज में हमारी सीईसी हुई थी, बड़ी लंबी 11 घंटे की एक सीईसी हुई थी। उसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं एज पर पॉलिसी सीईसी की डायरेक्शन पार्टी उस पर अमल कर रही है। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, उसकी भरपूर तैयारियां पूरे पाकिस्तान में हैं और कौम को ये इंतजार है कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम से पहले एक कदम उठा रही है महंगाई के खिलाफ, इन हुक्मरानों की करप्शन नालायकी नाअहली के खिलाफ, आज भी इनका जो महवर है हुकूमत का वो सिर्फ अपोजिशन की जमायतों के ऊपर तनकीद करना है। ये जवाब नहीं दे सकते कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, डॉलर की उड़ान क्यों हो रही है, मईशत अगर ठीक है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, और ये कर भी कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन से ताल्लुक है अपना रोल प्ले करना चाहिए और अवाम की दादरसी के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, अवाम के मसाइल के लिए एक भरपूर अवामी लॉन्ग मार्च की जरूरत है जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है। और मुझे उम्मीद है कि 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। अच्छा, वैसे जो हुकूमत है धामरा साहब आपको पता है बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि आप लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह आपको पता है कि माजी में कुछ ऐसी चीज़ें होती रही कि हुकूमत का जो एतमाद है वो अपने ऊपर बढ़ता रहा और आप लोगों पे कम होता रहा। जिस तरह आप लोग सब मिलकर भी हुकूमत का ये मौके पे कि जी हुकूमत को ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में कहीं भी शिकस्त नहीं दे पाए, तो हुकूमत को भी ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद में आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? देखें, अगर हम सिंपली जब पार्लियामेंट पे नजर डालेंगे कौमी असेंबली के ऐवान पे, तो इस हुकूमत की सबसे रिकॉर्ड कायम किया है नाअहली का, नालायकी का असेंबली के अंदर, कि जितने कोरम इस हुकूमत के अंदर टूटे हैं वो कोई मिसाल माजी में भी नहीं मिलती आपको, कि कितने भी सख्त हालात होते थे हुकूमतें जो है अपने बुलाए हुए इजलास के कोरम को पूरा करती थी। अब जब नॉर्मल आप प्रैक्टिस देखें तो आपको ये भी हालात मिलेंगे और नया एक रिकॉर्ड कायम किया है। जब कानून साजी होती है तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि खुद इनके जो मेंबरान हैं जो बातों का नॉर्मल लिहाज से जब निजी महफिलों में बैठते हैं या पार्लियामेंट के अंदर भी बैठते हैं तो सख्त नाराजगी का इजहार करते हैं। अब तो ये बात ढकी छुपी नहीं है, हाउस के अंदर से लेके काबीना के अंदर भी आवाजें आई और प्राइम मिनिस्टर से भी इनके मेंबरान ने सख्त सवाल किए जिसके ऊपर वो नाराज होकर जाते रहे, फिर उनको मनाता रहा। ये पहली बार हो रहा है। कानून साजी के अंदर फोन कॉल्स आते हैं और हमारे मुल्क में फोन कॉल्स की बड़ी अहमियत है। उस फोन कॉल्स में इस तरह की सिचुएशन जरूर बनती है कि फोन कॉल्स अगर ना आए
और सिर्फ पीटीआई और अपोजिशन का कानून साजी के अंदर अगर कंपेयर करें या मुकाबला हो तो ये एक भी सिंपल कानून पास करने जैसी अहलियत नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में जो मैंने कहा है वो आप भी, आपके देखने वाले भी ये जान चुके होंगे कि फोन कॉल्स का जो एक सिलसिला है जो इनकी पार्टी के अंदर से भी होता है और उनके मेंबरान भी इस बात का इजहार करते हैं और बाद औक़ात अपोजिशन के अरकान भी इस बात का इजहार करते हैं। अभी जो कानून साजी हुई है, हमने कहा कि गिलानी साहब ने अपनी एक जस्टिफिकेशन दी है, मगर उसके साथ साथ पीडीएम के भी अरकान जो थे, उनकी पार्टी के ताल्लुक रखने वाले अरकान भी थे, वो नहीं पहुंच सके और उसमें चेयर की जो दुगलापन है वो भी आया था कि आप लेट नाइट तक जो है वो ऑर्डर ऑफ डे ना दें और उसके बाद जो है आप जब टाइम आए पेश करने का तो आप डेलिबरेटली हुकूमत की रिक्वेस्ट को माने और टेबल ना करें जब तक अक्सरियत थी। आधे घंटे के लिए आप इजलास को पोस्टपोन करते हैं, फिर लॉबिंग करते हैं, फिर अपने लोगों को मंगाते हैं। तो ये जो चोरी होती है पार्लियामेंट के अंदर जो रूल्स की, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है जी, धामरा साहब, शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि जी आप दोनों जमातों ने मौलाना साहब को मक्खी की तरह ऑपोजिशन से निकाल दिया, तो पीडीएम से निकल जाने पर मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का इत्तेहादी कहा था, तो क्या इसलिए अब उन पर एतबार नहीं है पीपल्स पार्टी को? देखिए, हम एक पार्टी की लीडरशिप की दावत पे गए थे, लीडरशिप गई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब गए थे और अपने पार्टी के अरकान के साथ गए थे। बाकी ये मामला पीडीएम और मुस्लिम लीग नून का है, उन्होंने तो शिकवा कहीं नहीं किया, मगर सियासत की मक्खी जो है वो किसी और के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि मक्खी की तरह किसी को निकाल दिया गया क्या। तो ये अजीब बात है, मक्खी हर जगह नजर आती है और बाकी आप ट्रैक रिकॉर्ड उस शख्स का निकालें तो वो कौन सी हुकूमत है जिस मिठाई के ऊपर ये मक्खी ना बैठी हुई नजर आया आपको। सही, बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई। मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे फौजियों की जो फायरिंग है उससे भी दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पड़ा। अच्छा, पाक फौज के तर्जुमान ने मज़ीद ये कहा कि पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की होने वाली कार्रवाइयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तदबीर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, लगता है ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला, क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका को, नेटो को, यूरोपियन यूनियन को, अपने हमसाया ममालिक को, रशिया को, चाइना को यही कह रहा है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम होने का मौका दें। और वो मौका देने का तरीका ये है कि उनके जो फंड आपने फ्रीज किए हैं उन्होंने अमेरिका ने $9 बिलियन वो रिलीज़ करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल वायबल करें। जब ये दो चीज़ें होंगी तो फिर उनकी रेट जो है वो अफगानिस्तान, पूरे अफगानिस्तान में कायम होगी। और जब अफगानिस्तान में रेट कायम होगी तो वो अल-कायदा को भी मना करेंगे, TTP को भी मना करेंगे, दाइश को भी मना करेंगे, ईस्ट इस्लामिक तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है उसको भी मना करेंगे। सो दीज आर द इशूज। उनकी अभी रेट कायम नहीं है, वो दे वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान। उन्होंने कमिटमेंट की है कि अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन उनको कोई मौके, दे आर एम्ब्रॉयल्ड इन देयर ओन अफेयर्स। जान के अमेरिकन और दूसरे लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी अफरा तफरी होगी, जितने यहाँ के हालात ख़राब होंगे, जितनी यहाँ डिस्टर्बेंस होगी, उतना ही ज़्यादा जो है ये दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर पनपेंगी, तैयार होंगी, उनको मौका मिलेगा और फिर वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दैट इज़ वाई पाकिस्तान बार बार कहता है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चाइना गए, वहाँ भी उनसे यही बात की है कि किसी तरीके से चाइना, रशिया, हमसाया ममालिक, फिर उसके बाद बाकी के ममालिक मिल के इनकी इकनॉमिक सपोर्ट करें ताकि ये वायबल, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। जब गरीब लोग होंगे
उनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे होंगे, तो वो तमाम किस्म की इस तरह की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज, ये दे फॉल प्रे टू देम, उनसे बेचारे पैसे लेते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अच्छा बिगर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि रॉ BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 बार लीडर बैठे हुए हैं बलोच, जिसमें ब्रह्मदास भी है, फिर उसके बाद ये जावेद मेंगल है और हरबियार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। इसके लिए अब जाहिर है कि 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 1 स्ट्रैटेजी तो कि मुसल्लह फ़ौज, FC सब इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, करते रहेंगे और उनको ख़त्म भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एक सोशो इकनॉमिक पैकेज होता है, जो कि गरीब लोग हैं, रोज़गार नहीं है, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, उनको क्या करें मुझे बताएं, वो इन लोगों के हाथों में खेलते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, साथ अपनी टीम लेके जाएं और वहाँ जाके जो बलोच लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान के मोहब्बे वतन हैं, उनसे बात करें। उनको सब पता है कि क्या इशू क्या है, गुर्बत ख़त्म करें, लोगों को पैकेज दें। जितने लोग पहाड़ पर जिनके कारोबार नहीं, उनको 50 बकरियाँ दे दें पालने के लिए। जहाँ पर ज़मीन उनके पास है, पानी नहीं है, वहाँ पर ट्यूबवेल लगा दें उनको। जब भी ये लोग रोज़गार में आ जाएंगे तो ये इनके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, एजुकेशन मिलेगी, फिर उसके बाद वो बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान में जाके हल करें, अफगानिस्तान इस्लामाबाद में बैठ के नहीं हल होगा। सो इट हैज़ टू बी 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो मैंने बात की, इससे ये मसला हल हो सकता है। ठीक है। अच्छा बिगर साहब, आपको लगता है कि तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म कर पाएगी या ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, और किस हद तक? 2 ऑप्शन है। अगर अमेरिकन, नेटो, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना ये सब मिल के इनकी इकोनॉमिक सपोर्ट बहाल करते हैं तो दे कैन डू इट। दे आर फाइटर्स, दे अंडरस्टैंड कहाँ पे ठिकाने क्या है, वो कर सकते हैं। नंबर 2 बात यह कि पाकिस्तान की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अफगान तालिबान से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए, ताकि वो उन जगह पर जाके उनको मार सकें, उनको डिस्ऑर्गनाइज कर सकें, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, बी नॉट अमेरिकन के, जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन, एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए, ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए, और वही असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहे। ये डिज़ाइन थे जो वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्तहकम गवर्नमेंट हो जाएगी, अफगान तालिबान को भी चाहिए कि वाई डोंट दे मेक अ इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट, जो उनकी फेस सेविंग के लिए औरतों को भी नुमाइंदगी दे दें, दूसरे जो है नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को उनको भी थोड़ी नुमाइंदगी दे दें, ताकि ये बहाना इनका ख़त्म हो। उनको नज़र आता है कि औरतों बच्चों के हकूक़ नहीं है, वुमेन राइट्स नहीं है, तो उनको कश्मीर में तो नज़र नहीं आता। तो अज़ाइम बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान को वो एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इकनॉमिक तरक्की करता हुआ वो नहीं देखना चाहते। इकनॉमिक तरक्की करेगा तो अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेगा, IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल निकल जाएगा। ये अज़ाइम है जिसको हमने इसको हर हालत में डिफीट करना है। अच्छा ये ब्रिगेड साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है और पाकिस्तान का ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन है, ये भी आपके सामने कितनी अहमियत का हामिल, और दुश्मन को आपका पता है चीन से हमारी दोस्ती पहले बहुत खटकती है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है रूस होगा, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा, तो ये बात तो भारत को भी खटकेगी, अमरीका को भी खटकेगी, जो कि सुपर पावर है। और वो किसी कहते हैं ना, वो एक मोहल्ले में जब चौधरी होता है तो वो चौधरी दूसरे चौधरी का वजूद कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो चीन के साथ हमारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर रशिया रूस में जाना प्राइम मिनिस्टर साहब का, और ये 23 साल के बाद पहली बार कोई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, वज़ीर आज़म साहब 23 साल के बाद दौरा करने जा रहे हैं रूस का, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा। तो ये बात दुश्मन को खटकेगी, तो फिर इस तरह तो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ उनमें इजाफा होता चला जाएगा। मतलब फिर हमें भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, बनानी होगी, हमें भी बड़े अच्छे तरीके से इनकी प्लानिंग का जवाब देना होगा। देखें, पाकिस्तान को इसीलिए ये वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस। हमेशा आपको अपने पहले रीजन में
अपने नेबरहुड में स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपके सरहदों के साथ नज़दीक बैठे हुए उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, जिससे हमारा हर वक्त ये तो बाउंड्री तो कभी चेंज नहीं हो सकती है, आपके फ्रेंड चेंज हो सकते हैं। सेकंड ये कि अभी आपने देखा हो बिकॉज चाइना में पाकिस्तान जब गया है, पाकिस्तान जब अभी गया है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, चाइना में गए हैं, तो आपने देखा कि अमेरिका की स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट आ गई कि पाकिस्तान में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पहले वो कभी नहीं कहते थे। दिस शोज कि दे रियलाइज कि दे कांट पार्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि हमारी ज्योग्राफी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बिल्कुल। सेकंड ये कि इसके साथ साथ जो डिप्लोमेसी है वो ये कि आप सबसे इंगेज रहते हैं, किसी से आप ज़्यादा आपके इंटरेस्ट होते हैं, किसी से कम होते हैं, बट यू डोंट लीव वन एंड यू ज्वाइन अदर्स। तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका, चाइना, रशिया, टर्की, हमारे ममालिक जो इस्लामिक वाले ताल्लुक बहुत अच्छे होने चाहिए। अमेरिका से हमें रिमेन इंगेज करना चाहिए, इंगेजमेंट में रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है, हमारे आपसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें कहाँ आपसे नाराज़गी है, कहाँ पर वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अमेरिका। ये चीजें अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं लगता जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है जिन्होंने क्लियरली ये स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि जी जो डू मोर वो कहते रहे, उन्होंने कहा नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया उन्होंने, बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत थी बात कहने के लिए। और दूसरी बात, अब ये जिस तरह चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं या फिर रूस का जो दौरा करेंगे इमरान खान साहब, ये बाकायदा एक ब्लॉक बनेगा ना कि पाकिस्तान, रूस, चीन, जो कि खटकेगा अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका से हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत, अमेरिका खुद हमसे बात करेगा? देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका एक सुपर पावर है, हमारी बहुत एक्सपोर्ट्स अमेरिका में जाती है, तो हमें उनसे डिप्लोमेटिकली इंगेज रहना है, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही साथ उनको बताना भी चाहते हैं कि हमारे ये कंसर्न है, हमें इसलिए ये फ्लाम हम सबसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। हम आपका और रशिया का अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है यूक्रेन के ऊपर, हम उसके लिए भी आपको सालसी करने के लिए तैयार हैं, जैसे पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब को कहा था। हर मामले में पाकिस्तान शुड बी ऑन फोरफ्रंट, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की मुस्तहकम हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज देयर टू गो एंड ही इज अ ब्रोकर फॉर पीस, नॉट फॉर ब्रोकर फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ये हमने उनको बताना है, और आई एम श्योर कि अगर ये अमेरिकन समझ जाएंगे, अमेरिकन पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, उनको ये जरूर हमने कहना है, बिल्कुल उनको भी पाकिस्तान की जरूरत है, हमें इंडिया के प्रिज्म से देखना छोड़ दें, हमारे साथ आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखें, तो देन इट इज गुड फॉर द बोथ कंट्रीज। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।